Hello student, welcome back to TCM Education. This is संतोष सिंह और हम अभी नया क्लैट के करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं और शुरू किया जा चुका है। तो अभी कई टॉपिक में हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जो भी क्लैट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये सारी वीडियो ये सभी क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ज्यादातर चांस है ये सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में को कवर करेगा। तो जितने भी लोग अभी क्लैट एग्जाम को फोकस कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक द हिंदू का टॉपिक उठाया है जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करता है। जैसे कि हम देख लेंगे, शुरू में ही हम देख रहे थे कि हमें किस तरह से अपने प्रिपरेशंस करने हैं या हमें टारगेट क्या करना होता है। हम किसी भी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करें जो अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, लाइक दो होते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, या तो इंडियन एक्सप्रेस करो या फिर द हिंदू करो, दोनों में अच्छे न्यूज आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो भी न्यूज द हिंदू में आ रहे हैं वो सभी न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनसे रिलेट करके हमको पढ़ना होता है। तो अभी आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया था क्या कि द हिंदू न्यूज़पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री से, जैसे हम देख रहे थे कि अगर आप 2-3 साल के पेपर देख रहे होंगे क्लैट का जीएस वाला सेक्शन, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं या मॉडर्न हिस्ट्री के एक पैसे जरूर से आ जा रहे हैं। तो ये एक पैसे हम देख रहे हैं, उसके आने के कुछ कारण है। कारण क्या है? हम देख रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के वो मूवमेंट्स जो 100 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं या 100 ईयर्स के क्लोज हैं, उस तरह के मूवमेंट्स को ज्यादा एग्जाम में फोकस किया जा रहा है। तो अभी हम एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। कौन से टॉपिक को? तो यहाँ पे हम एक ग्रेट पर्सनालिटी के विषय में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी को पढ़ने का हम कैसे इसको कोरिलेट कर रहे हैं अपने सिलेबस से, तो अभी हम देखेंगे कि इनके बर्थ एनिवर्सरी 200 हो गए हैं। कितना? तो 200 इनके बर्थ एनिवर्सरी को अभी सेलिब्रेट किया गया है। कौन सा? 200 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। किसके? दादा भाई नेहरूजी के 200वां जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था। अगर आप देखोगे यहीं से 4 सितंबर 1825 को हुआ था। और आज हम देखेंगे फिर 100 ईयर्स में 1925, देन आप देखेंगे 2025 अभी चल रहा है। तो अभी जो रिसेंटली जो 4 सितंबर गया है, 4 सितंबर 2025 को इनका 200 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। तो ये हमारे काफी एक ग्रेट पर्सनालिटी हैं जो इंटरनेशनल मूवमेंट्स में इनका देखेंगे हर जगह कॉन्ट्रीब्यूशंस है। तो आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इन सारी चीजों को हम फोकस करने वाले हैं दादा भाई नेहरूजी। पहला हम देखेंगे कि दादा भाई नेहरूजी को हम और किस नाम से जानते हैं। दादा भाई नेहरूजी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनको टाइटल दिया गया है क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नेहरूजी को किस टाइटल से हम जानते हैं? तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो दादा भाई नेहरूजी को अगर हम देखेंगे तो इनका टाइटल क्या हो जाएगा? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर इन्हें हम देखेंगे तो ही वॉज द वन पर्सन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर फादर्स में से भी एक हैं। यानी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रहा था उस टाइम पीरियड में भी ये थे, यानी फाउंडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग फादर्स में से भी ये एक हैं।
और हम देखेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ है उसके 3 सेशन में ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यानी जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई है उस इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस के ये प्रेसिडेंट भी हो चुके हैं। सिंपल हम देखेंगे, आप सभी से एक क्वेश्चन रहेगा कि हु इज द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फादर के रूप में किसे जाने जाते हैं? अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई करेंगे। तो ये 3 बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। कितनी बार? 3 टाइम्स। ये 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। फर्स्ट ये बने थे 1886 में। फर्स्ट कब बने थे? 1886 में। और ये 1886 का कहां पे हुआ था? आपसे बेसिकली ये भी पूछता है, तो कैलकाटा में हुआ था। ठीक है, तो पहली बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने थे? तो कब बने थे ये? तो 1886 में। सेकेंड हम देखेंगे कि ये 1893 में। कब? तो 1893 में भी ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। क्या? ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। कहां पे 1893 का ये हुआ था? तो लाहौर सेशन का। कहां? लाहौर सेशन का ये हुए थे। फिर लास्ट में हम देखेंगे 1906 में भी ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए थे और ये कहां पे हुआ था? तो कैलकाटा के अंदर में हुआ था। तो आप देखेंगे ये 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। फर्स्ट टाइम कब? 1886 में, जो कैलकाटा में हुआ था। सेकेंड टाइम कब? तो 1893 में, जो लाहौर के अंदर में हुआ था। और थर्ड कब हुआ था? 1906 में, कैलकाटा के अंदर में। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कैसे कि जब ये 1906 का कांग्रेस सेशन हुआ था वहां पे फर्स्ट टाइम दादा भाई नौरोजी किस चीज को क्वाइंट किया था? तो स्वराज टर्म को क्वाइंट किया था। क्या? स्वराज टर्म। स्वराज दैट मीन्स सेल्फ गवर्नेंस। स्वराज दैट मीन्स सेल्फ गवर्नेंस। अगर आपसे पूछता है कि स्वराज वर्ड्स को कौन क्वाइंट किया था, तो स्वराज वर्ड फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मूवमेंट्स के टाइम पीरियड में कौन लेके आए थे? तो दादा भाई नौरोजी। किस सेशन से? तो ये कांग्रेस के 1906 के सेशन जो कहां पे हुआ था? कैलकाटा में हुआ था। वहां से स्वराज टर्म्स को लेके आया था। तो आज हम देख रहे हैं एक ग्रेट पर्सनालिटी के हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो है कौन? दादा भाई नौरोजी। हम इसे अभी क्यों पढ़ रहे हैं? तो इनके 200वां जन्म दिवस को अभी सेलिब्रेट किया गया। कब? तो 4 सितंबर 2025 को इनका 200वां जन्म दिवस सेलिब्रेट किया गया। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले इसके बेसिक फैक्ट्स को हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी को हम कौन से टाइटल से जानते हैं या किस टाइटल से जानते हैं? तो इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनको एम्बेसडर ऑफ द इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये कांग्रेस या जो आईएनसी बनी थी उसके ये फाउंडिंग फादर में से एक हैं और कांग्रेस के 3 सेशन के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स, इसको याद रखेंगे। कौन कौन से कांग्रेस के सेशन? तो 1886 का जो कहां पे हुआ था? कैलकाटा में हुआ था। सेकेंड 1893 में, ये कहां पे हुआ था? लाहौर में। और थर्ड वन इज 1906 में, ये कहां पे हुआ था? कैलकाटा। 1906 में क्या इन्होंने क्वाइंट किया था? तो स्वराज टर्म्स को लेके आया था, जिसका मतलब होता है सेल्फ रूल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनके की कंट्रीब्यूशंस ऑफ दादा भाई नौरोजी। की कंट्रीब्यूशंस ऑफ दादा भाई नौरोजी। शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख दे रहे हैं दादा जी। ठीक है, तो की कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी का हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में या इंडिया के लिए इनका क्या क्या की कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें से हम पहला देखेंगे सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में ये जाने जाते हैं। किसमें? सोशल रिफॉर्मर्स। इनको सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में भी जाना जाता है। ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कुछ किए हैं, बहुत सारी चीजें रिफॉर्म करके लाए थे। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रमोट किया था वुमेन एजुकेशन को। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या प्रमोट किया था? तो वुमेन्स एजुकेशन को ये प्रमोट किए थे। जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, लिटरेरी साइंटिफिक एंड सोसाइटी।
लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। तो पहला इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। ये 1848 में इसको एस्टैब्लिश किया था। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी को कौन फॉर्म किया था? तो दादा भाई नौरोजी। कब इसको फॉर्म किए थे? तो 1848 में। और इस सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वुमेन्स स्कूल खोलना या वुमेन्स को एजुकेट करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वुमेन्स को एजुकेट करना। और आप देखोगे कि 1849 तक ये लगभग 6 वुमेन्स स्कूल को खोल दिया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इन्होंने बहुत ज्यादा रिफॉर्म भी किया था, जिसमें से हम देख लिए सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन 1848 में बनाया था जिसका नाम क्या है? लिटरेरी एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद से हम देखेंगे कुछ और इनका था, एक तरह से स्प्रेड रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी। तो इस रिस्पेक्ट में हम देखेंगे ये एक न्यूज़पेपर को पब्लिश करते थे, ठीक है, राष्ट्रगुप्त। ये एक न्यूज़पेपर को पब्लिश करते थे, राष्ट्रगुप्तार। राष्ट्रगुप्तार ये न्यूज़पेपर है। ये क्या थी? ये न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। न्यूज़पेपर कब? 1854 में। और इसमें रिफॉर्मिस्ट आइडियाज को यहां से पब्लिश किया जाता था। क्या? रिफॉर्मिस्ट आइडियाज को। और ये बेसिकली 2 लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था, इंग्लिश एंड गुजराती में। तो हम देखेंगे सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में पहला तो इन्होंने वुमेन्स को एजुकेट करना शुरू किया, उसके लिए एक सोसाइटी बनाई। उस सोसाइटी ने विद इन द ईयर हम देखेंगे 6 वुमेन स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद से हम देखेंगे ये कुछ रिफॉर्मिस्ट आइडियाज को लेके आ रहे थे। किसके थ्रू? तो ये एक न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे थे। कौन? राष्ट्रगुप्तार न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये क्या करते थे? कुछ रिफॉर्मिस्ट आइडियाज लेके आते थे। अब यहां से पूछता है कि ये जो न्यूज़पेपर है ये किस ईयर से पब्लिश होना शुरू हुआ? तो 1854 से। और किस किस लैंग्वेज में ये न्यूज़पेपर आती है? तो कौन कौन सी लैंग्वेज में आती है ये? तो ये इंग्लिश और गुजराती में आया करता था। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एक हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के हीरो के विषय में, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इनको क्यों हम पढ़ रहे हैं? बिकॉज इनके 200 बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट किया गया। कब किया गया? तो 4 सितंबर 2025 को। तो अभी हम देखेंगे इनके की कंट्रीब्यूशंस को देख रहे हैं। की कंट्रीब्यूशंस में जो पहला हमने की कंट्रीब्यूशंस देखा, तो इनको हम एक सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में भी देखते हैं। सेकेंड देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस। क्या? इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। सेकेंड इनका कंट्रीब्यूशंस देखेंगे तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो भी लोग पढ़ते हैं वो दादा भाई नौरोजी को इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस के लिए ही जानते हैं, बिकॉज इन्होंने एक थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ ड्रेन थ्योरी। कौन सा? द ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी क्या दिए थे? तो ड्रेन थ्योरी कौन दिया था? ड्रेन थ्योरी कौन दिए थे? तो ये दादा भाई नौरोजी फर्स्ट टाइम ड्रेन थ्योरी दिए थे। कब ये? तो 1867 में इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था। ड्रेन थ्योरी में बेसिकली है क्या? तो यहाँ पे बताया गया था ड्रेन थ्योरी में दादा भाई नौरोजी सभी इंडियंस को इस चीज को बताया था कि कैसे ड्रेन थ्योरी के थ्रू जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन वेल्थ को ब्रिटेन में ड्रेन करा रहे हैं। किस किस फॉर्म में? अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे रह रहे थे तो उनको सैलरी चाहिए, पेंशन चाहिए, रेमिटेंसेस चाहिए, टैक्सेस के रूप में इंडिया से फंड को कलेक्ट किया जा रहा था और उन सभी फंड को कहां पे ड्रेन करा दिया जा रहा था? ब्रिटेन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ड्रेन थ्योरी। तो ड्रेन थ्योरी कौन दिया था? तो ड्रेन थ्योरी कौन दिए थे? तो ड्रेन थ्योरी हमारे ये दादा भाई नौरोजी दिए थे। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो
पहला देखेंगे, पहला की कंट्रीब्यूशन में इनका क्या हो जाएगा, सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में। दूसरा जो की कंट्रीब्यूशन है उसमें हम क्या जानेंगे, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस। थर्ड देखेंगे लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क यानी इनके कुछ बुक्स भी पब्लिश हुए हैं, कुछ इनके बुक्स भी आते हैं। तो उसमें देखेंगे पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पहला कौन सा बुक हो जाएगा, तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया कौन पब्लिश किया था, या पॉवर्टी ऑफ इंडिया कौन लेके आया था, तो ये दादा भाई नेहरूजी का बुक है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। सेकेंड देखेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कौन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो लिटरेरी वर्क में इनके दो बुक्स को आप अच्छे से ध्यान देंगे, कौन कौन से दो बुक्स जल्दी से आप बताएंगे, इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर दे रहा हूं कि लिटरेरी वर्क में कौन कौन से इनके दो बुक है, दोनों बुक का नाम आप बताएंगे कौन कौन सा। पहला हो जाएगा पॉवर्टी ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी इन इंडिया ये कब आया था, तो ये 1906 में इसको पब्लिश किया गया था। कब, इसको 1906 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था, तो 1901 में इसको पब्लिश किया गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अभी इनके तीन की कंट्रीब्यूशंस के विषय में हम देख लिए हैं, सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में। सेकेंड हम देख रहे थे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस के रूप में। थर्ड हम देख रहे थे लिटरेरी वर्क में। लिटरेरी वर्क में दो इनके बुक हैं, कौन कौन से दो बुक हैं आप बता सकते हैं, तो पॉवर्टी इन इंडिया एंड सेकेंड वन इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस, यानी फोर्थ में हम देखेंगे इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पहला तो देखेंगे कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट होती है, आप बता सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्प्लिट हुआ था, ये सूरत में स्प्लिट हुआ था, इसलिए इसको सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस दो खेमे में बट गया था, कौन कौन से, तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। कौन, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो जो हमारे दादा भाई नेहरूजी जी थे ये कौन से थे, तो मॉडरेट लीडर थे। कौन थे, ये मॉडरेट लीडर थे। इसका मतलब क्या कि ये नरम दल के नेता थे, क्या, नरम दल के नेता थे। ठीक है, तो दो तरह के नेता उस समय हुआ करते थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये किस खेमे से आते थे, तो ये मॉडरेट आते थे। इसलिए इन्होंने किस चीज को एडवोकेट किया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने के लिए, क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज और पीसफुल तरीके से। कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल। इसलिए ये कौन से मेथड पे ये ज्यादा बिलीव करते थे, तो ट्रिपल पी मेथड पे ये ज्यादा बिलीव करते थे। इसका क्या हो जाएगा, ट्रिपल पी मेथड पे ये ज्यादा बिलीव करते थे। क्योंकि जितने भी मॉडरेट हैं वो किस चीज पे बिलीव करते थे, तो किस चीज पे बिलीव करते थे, पीसफुल तरीके से, कि हम किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। तो पहला इनका पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस में हम देखेंगे ये क्या है, ये एक मॉडरेट लीडर थे। जो इस सभी मॉडरेट लीडर किस चीज को एडवोकेट करते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज और क्या, कि पीसफुल तरीके से हम चेंजेस लाएंगे, जिसको हम ट्रिपल पी मॉडल भी कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे और भी इनके कई सारे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हैं। उसमें हम देखेंगे कि ये फर्स्ट इंडियन पर्सन हुए थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्शंस के थ्रू जीत के आए थे। यानी ये फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। कब, 1892 में। 1892 में फर्स्ट टाइम ये 1892 के जनरल इलेक्शंस में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे। किस पार्टी से ये लड़े थे चुनाव, तो लिबरल पार्टी से लड़े थे। लिबरल पार्टी के से ये लड़े थे और 1892 के जनरल इलेक्शंस में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये गए थे। तो ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के इलेक्शंस को विन किया था, जीता था। किस
ईयर के इलेक्शंस में? तो 1892 के इलेक्शन में। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस में, जिसमें हमने देख लिया कि ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में ये किस तरह के लीडर थे? तो ये मॉडरेट लीडर थे। क्या थे? मॉडरेट लीडर थे। और ये फर्स्ट इंडियन एमपी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे। ठीक है, क्या किस ईयर के जनरल इलेक्शंस में? तो 1892 के जनरल इलेक्शंस में चुनाव को जीत के। उसके बाद से देखेंगे कि ये आगे चल के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाते हैं। क्या कि कुछ ये ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए थे। कहां पे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आप देख लेंगे इस्टेब्लिश किए थे। तो ब्रिटेन में ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। मेनली दो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत फेमस है। पहला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन सा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फॉर्म किया था कहां पे? ब्रिटेन के अंदर में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब? तो 1866 में। 1866 में ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फॉर्म किए थे। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड थे। एक बार फिर से आप रिवीजन कर लेंगे। तो हमने पहला टॉपिक फिनिश किया जो मॉडर्न इंडिया का था। किस चीज का? दादा भाई नौरोजी के 200th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। उसी तरह से हम देखेंगे एक और न्यूज़पेपर है। कौन सा? हम देखेंगे कि एक मूवमेंट हुआ था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर का कटिंग मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कौन से? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के विषय में। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत तो आप देखोगे कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स को अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये 100 ईयर्स। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे न्यूज के हेडलाइन ये फर्स्ट पेज है कि दिस ईयर मार्क्स द सेंचुरी ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स। यानी जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स हुआ था उसका 100 ईयर्स कंप्लीट हो गया। यानी ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स कब शुरू किया गया था? 1925 में शुरू किया गया था। और सेल्फ रिस्पेक्ट 1925, चूंकि अभी देखेंगे अभी कितना चल रहा है तो 2025, तो ये 100 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। तो इसलिए भी ये न्यूज में है। न्यूज के साथ साथ देखेंगे इसकी रेलिवेंसी क्या, कि अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं, लाइक आप देखोगे यूपीएससी के एग्जाम देखेंगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत आसान सवाल है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी पढ़े रहेंगे तो उस क्वेश्चन को, यानी यूपीएससी के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते थे। सेकेंड आप देखेंगे एनडीए का एग्जाम हुआ है अभी 13 सितंबर को। तो एनडीए के एग्जाम में भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से क्वेश्चन आया है। तो आगे हम देख सकते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी पढ़ेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सिंपल सी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कब शुरू किया गया था? 1925 में। ठीक है, कहां पे शुरू किया गया था? तो ये तमिलनाडु के अंदर में शुरू किया गया था। कहां पे? तमिलनाडु के अंदर में शुरू किया गया था। कौन इसको शुरू किए थे? तो एक सोशल रिफॉर्मर है ईवी रामास्वामी। कौन? ईवी रामास्वामी के द्वारा इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। अब देखोगे कि सिंपल सा हम थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? कि आप अपना सम्मान करना सीखिए। क्या? कि आप अपने को वैल्यू दीजिए, अपना सम्मान कीजिए, तब दूसरा कोई आपको सम्मान देगा। चूंकि ये जो मूवमेंट शुरू किया गया था तो इसमें हम देखेंगे इन्होंने एक बुक को भी पब्लिश किया था। कौन सा? कुडाई आरसू। ठीक है, एक वीकली मैगजीन थी, उसको पब्लिश किया था, जिसमें बेसिकली क्या था? तो कास्टिज्म को लेके था, यानी कास्टिज्म को क्रिटिसाइज किया गया था। क्योंकि हम देखेंगे कि जो हमारे ये ईवी रामास्वामी हैं, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार क्या होता है? तो पेरियार एक तमिल वर्ड है जिसका क्या मीनिंग होता है? तो रिस्पेक्टेड या आदरणीय के रूप में जाना जाता है। तो ये जो ईवी रामास्वामी थे, ये एक नॉन ब्राह्मण फैमिली से थे। ये एक नॉन ब्राह्मण फैमिली से थे। तो इनके साथ बहुत सारे, या इनके ग्रुप के साथ बहुत सारे भेदभाव किया जाता था। तो इसलिए ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। क्या? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स हम देखेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स किस जगह से शुरू किया गया? तमिलनाडु से। कब किया गया था? तो 1925 में। कौन शुरू किया था इस मूवमेंट को? तो ईवी रामास्वामी
के द्वारा इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। इस मूवमेंट को लीड करते समय इसमें एक मैगजीन भी लाया गया था। कौन सा मैगजीन अगर हम देखेंगे तो खुदाई अरासू मैगजीन लाया गया था, वीकली मैगजीन पब्लिश किया जा रहा था, जिसमें किस चीज को था तो कास्टिज्म को क्रिटिसाइज किया गया था। क्योंकि हम देखेंगे कास्टिज्म का ये भी शिकार हुए थे, क्योंकि नॉन ब्राह्मण थे, तो ये अपने एक स्टोरी शेयर करते हैं कि जब ये वाराणसी एक विजिट पे गए थे तो इनको ग्रुप के साथ खाने को भी नहीं दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितना वो लगा होगा, बुरा लगा होगा। तो ये नॉन ब्राह्मण्स के, यानी एक तरह से हम देखेंगे कि जो ब्राह्मण्स डोमिनेंस थी उस चीज को खत्म करने के लिए या सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। हम देखेंगे इस मूवमेंट की शुरुआत कब से होती है, 1925 देख लेंगे कहां से, तमिलनाडु में। किसके द्वारा, तो ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा। पेरियार का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, ये एक तमिल वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये रिस्पेक्टेड होता है। अब ये जो मूवमेंट की शुरू हुआ था तो ये इंस्पायर्ड हुआ था, किससे इंस्पायर्ड हुए थे, तो ज्योतिराव फुले और बी.आर. अम्बेडकर, जिससे ये हाईली इंस्पायर्ड थे। कौन, ईवी रामास्वामी। हम देखेंगे किससे, तो ज्योतिराव फुले एंड बी.आर. अम्बेडकर से ये हाईली इंस्पायर्ड थे। फिर इस मूवमेंट्स को शुरुआत करते हैं, ये भी मैंने बता दिया था, खुदाई अरासू तमिल वीकली मैगजीन भी ये शुरू किए थे। फिर ये बाद में आगे चल के वाइकम मूवमेंट्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, कौन सा, वाइकम सत्याग्रह। वाइकम सत्याग्रह देखेंगे तो इसका भी लगभग 100 ईयर्स पे है, 100 ईयर्स से ज्यादा। क्यों, क्योंकि जो वाइकम मूवमेंट्स है ये कब शुरू किया गया था, 1924, और ये लंबी चली थी 1925 तक, यानी ये मार्च 1924 से चला था और लगभग दिसंबर 1925 तक चला था। तो ये जो रामास्वामी थे वो बाद में वाइकम मूवमेंट्स में भी ये पार्टिसिपेट किए थे। यानी वाइकम सत्याग्रह ये कहां पे हुआ था, तो ये केरला के अंदर में हुआ था। किस चीज को, तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए। वाइकम मूवमेंट्स या वाइकम सत्याग्रह कहां पे, केरला में। इसको कौन शुरू किए थे, तो केटी शाह इसको शुरू किए थे। और ये किस चीज को लेके था, अनटचेबिलिटी को। जैसे हम देखेंगे वाइकम सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था, तो जो अनटचेबल्स होते थे उनको टेम्पल एंट्री दिलाना था। क्या, कि उनको मंदिर में जाने नहीं देते थे। जो भी अनटचेबल्स उस टाइम में हुआ करते थे उनको मंदिर में वो एंट्री नहीं देते थे। मंदिर तो आप दूर कह दीजिए, अगर टेम्पल के आगे जो सड़क है उस सड़क से भी अनटचेबल्स को नहीं जाने देते थे। तो टेम्पल एंट्री को लेके कौन सा मूवमेंट या कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया था, तो वाइकम सत्याग्रह शुरू किया गया था। वाइकम सत्याग्रह याद रखेंगे 1924, यानी ये भी 100 ईयर से 1 ईयर ज्यादा हो गया। कहां से, केरला से शुरू किया गया था। अब देखेंगे हमारा जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम देखेंगे तो पहला, इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को क्या करना है, इरेडिकेट करना है। सेकेंड हम देखेंगे प्रमोट रैशनल थिंकिंग। हमको लॉजिकल थिंकिंग पे आनी चाहिए। हमको जो भी चीजें हैं उसको पढ़ के समझनी चाहिए, फिर उसको काउंटर करो, या एक तरह से रैशनल थिंकिंग पे आना है। तो पहला कास्टिज्म को क्या करना है, क्रिटिसाइज। दूसरा क्या किया, रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया गया। थर्ड, ब्राह्मणिकल्स को, डोमिनेंस को डाउन किया गया या खत्म किया गया, क्योंकि ये नॉन ब्राह्मण्स थे और उस टाइम पीरियड में ब्राह्मण्स का क्या था, डोमिनेंस था, तो उसको भी रिड्यूस किया गया। और बाद में इन्होंने क्या करते हैं कि हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी स्टैब्लिश हो, तो इस चीज को ये प्रमोट करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि इसके फीचर्स भी हैं। इस मूवमेंट की अगर फीचर्स आप देखोगे तो फीचर्स में पहला सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज। इसका क्या मीनिंग होगा, हम देखेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज यानी हम मैरिज भी करेंगे तो कैसे करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी हम न तो इसमें ब्राह्मण्स को इंक्लूड करेंगे न ही रिचुअल्स को। क्या, न तो ब्राह्मण्स और न रिचुअल्स, बिना ब्राह्मण्स और बिना रिचुअल्स के हम अपने मैरिज करेंगे। और मैरिज को क्या बनाएंगे, लीगलाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको लीगलाइज कर सकते हैं। तो लीगल रिकॉग्निशन, मैरिज को सिंपल सी बात आप लीगल रिकॉग्निशन दीजिए, यहाँ पे ब्राह्मण या फिर रिचुअल्स की जरूरत नहीं होती है। तो ये इसके फीचर्स में पहला हम देख लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज। सेकेंड है सोशल अपलिफ्टमेंट। हमेशा सोशल अपलिफ्टमेंट की बात कही गई है। समाज में जो भी नीचे तबके के लोग हैं उनको उठाने की बात कही गई है। और यहाँ पे उस समय एक कथा चला करती थी देवदासी सिस्टम, तो देवदासी सिस्टम को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है।
फिर सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया था। फिर आगे चल के हम देखेंगे इस मूवमेंट्स का काफी ज्यादा इफेक्ट रहा, और धीरे धीरे हम देखेंगे अनटचेबल्स और ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। यानी अभी हम देखेंगे जो अनटचेबिलिटी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब इसको एबॉलिश कर दिया गया, तो ओरिजिन देखेंगे तो यहाँ से ये सारी चीजें शुरुआत होती है। तो ये दोनों टॉपिक को आप बड़े अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके बाय, अभी हम फिनिश करते हैं।